हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के इन्वायरमेंट या इकोलॉजी से राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण क्षेत्र और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, वन्यजीव अभयारण्य से भी बनते हैं, संरक्षण क्षेत्र और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके उत्तराखंड के UKSSC हो चाहे UKPSC एग्जाम हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं पहले। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 4 संरक्षण रिजर्व हैं, 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, 1 रामसर साइट है और 1 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है वो भी 1 है। अच्छा, अब इन सब में डिफरेंस क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। तो मैंने ये वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, सबसे बड़ा एरिया जो कवर करता है वो क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। उससे छोटा एरिया होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और उससे छोटा होता है नेशनल पार्क का। अब इसमें हो सकता है कभी कभी नेशनल पार्क का एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा भी हो सकता है, बट ये थोड़ा समझने के लिए इसको इस तरीके से समझते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से, यानी कि जो एक तरीके से प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन जो लगाए जाते हैं उनके हिसाब से समझ लेते हैं। सबसे कम प्रतिबंध जो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व तो काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये 2-3 स्टेट में भी जा सकता है। कई बायोस्फीयर रिजर्व में 2-3 स्टेट में, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें थोड़ा सा जैसे बायोस्फीयर रिजर्व से अंदर जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तो वहाँ क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएंगी। जैसे नेशनल पार्क जाना होगा बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होंगी। यहाँ जो है मानव गतिविधियाँ लगभग शून्य के बराबर होती है, मतलब यहाँ कुछ भी अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते और परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली यहाँ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कहाँ, नेशनल पार्क में। तो इस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु मानव गतिविधियों पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध रहता है। ठीक है, मैंने बताया ना काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है नेशनल पार्क में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में। जो जैव विविधता के संरक्षण के ये तरीके होते हैं, ये 2 होते हैं। कैसे, कौन कौन से तरीके होते हैं जैव विविधता संरक्षण के? एक तो होता है इन सीटू तरीका, एक होता है एक्स सीटू। क्या होता है ये पता होना चाहिए, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में का मतलब है जैसे है वैसे ही उनको कंजर्व करना। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, प्रकृति में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान एक लोकेशन है, एक एरिया है, उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो उसको रिजर्व कर दिया हमने। तो प्रकृति में, नेचर में एज इट इज जो है उनको वैसे ही कंजर्व करना क्या होता है, इन सीटू तरीका होता है। और एक दूसरा तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा देहरादून जू या अलग अलग जगह पे जू है, तो आपने अपने इलाके के आसपास के जू या कहीं भी देखे होंगे। तो जू के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग जानवर होते हैं। जैसे देहरादून जू की मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ क्या है, बाघ भी है, यहाँ चिड़ियाएँ भी हैं, यहाँ एलिगेटर भी रखे हैं, यहाँ सांप भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमने अगर जंगल से उठा के कहाँ रख दी, जू के अंदर रख दी, तो ये क्या हो गया, एक्स सीटू में क्या होता है, जू के अंदर डाल देना, बस ये एक्स सीटू होता है। इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं राज्य के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल कवर करते हैं। 4915.44 वर्ग किलोमीटर कवर करते हैं, जो राज्य का लगभग 9.18% होता है। राज्य का लगभग 9% एरिया क्या है, हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के पास है, इतना भौगोलिक एरिया। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है उत्तराखंड का, जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक भी आते हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का पहला ही नहीं, भारत का पहला ही नहीं, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसके नाम काफी चेंज किए गए। प्रारंभिक नाम क्या था इसका, हेली नेशनल पार्क। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1957 में प्रकृतिविद जिम कार्बेट के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट को उत्तराखंड में आदमखोर बाघों को मारने के लिए भी जाना जाता है। इनकी एक बुक भी है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं बुक इनकी काफी फेमस है, ये ध्यान रखिए। अब कार्बेट की क्षेत्रफल और स्थिति को देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 520.82 वर्ग किलोमीटर, जो 2 जनपदों में विस्तृत है, 2 जिलों में आता है, पौड़ी और नैनीताल में। पौड़ी में आता है 312.76 और नैनीताल में आता है 208.8 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। और इसके प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है, ढिकाला रेंज बोला जाता है। ढिकाला रेंज भी है, ऐसे ही ढेला रेंज है, ऐसे ही बिजरानी रेंज है। कार्बेट में अलग अलग रेंज है, बिजरानी रेंज, ढेला रेंज, ऐसे ही झिरनी रेंज है। ये अलग अलग रेंज है, यानी कि ये कार्बेट हो गया। यहाँ अलग अलग एरिया चारों तरफ से जाने के लिए जो रेंज बनाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, इस तरीके से
रेंज बोला जाता है, जो एरिया बनाया जाता है उनको रेंज बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कार्बेट में जो इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी है। एक पाटलीदून कॉटेज है, कार्बेट में स्थित है। पाटलीदून कॉटेज कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, कार्बेट में है, कार्बेट रामनगर में। कार्बेट वाटरफॉल ये भी आपका कार्बेट के अंदर मौजूद है। और रामगंगा नदी का उद्यान, रामगंगा नदी जो है इस उद्यान के मध्य से बहती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, रामगंगा नदी इस उद्यान के मध्य से बहती है। और कार्बेट ही क्या था, पहला टाइगर रिजर्व भी है देश का। 1 नवंबर 1973 को भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, किसको, कार्बेट को। ध्यान रखिएगा, जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं टाइगर एक्ट लाया गया था। बाघ संरक्षण जो अभियान, बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 से शुरू की गई थी, और पहला कौन सा था, कार्बेट था। अप्रैल 2012 में इस उद्यान के चारों ओर 500 मीटर का जो एरिया उसे साइलेंस जोन घोषित किया गया है, क्योंकि नॉइस से क्या होता है, जो एनिमल होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए साइलेंस जोन घोषित किया गया 500 मीटर के एरिया को राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर। 2013 में यहाँ एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई, जिसमें 118 सदस्य थे। बस याद ध्यान रखना, 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई, कहाँ, कार्बेट के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आते हैं कार्बेट में। पर्यटकों के आधार पर अगर देखा जाए तो कार्बेट पहले नंबर पे, राजाजी दूसरे नंबर पे, फूलों की घाटी तीसरे नंबर पे आता है राष्ट्रीय उद्यानों की कैटेगरी में उत्तराखंड में। 2020 में क्या हुआ, कोविड के दौरान देश का पहला एनिमल क्वारंटीन सेंटर, ताकि एनिमल्स को भी क्या हो रहा था, उस समय बीमारियों का एक खतरा था, तो एनिमल क्वारंटीन सेंटर बनाया गया कोविड-19 के दौरान। और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी 1991 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, और जो वन विभाग है उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑफिशियल साइट में भी इसका यही दिया गया है 1991। ये कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर। इसका क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल इसका 472.08 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 472 याद रख लो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का। एक इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। टोंस नदी इस उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। टोंस नदी जो रुपिन और सुपिन को मिलकर बनती है, टोंस। हरकीदून घाटी यही मौजूद है। रुई सियारा झील भी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में ही के आसपास ही मौजूद है। यहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, एक तो हरकीदून घाटी, हरकीदून ट्रैक भी है, एक केदारकांडा ट्रैक भी है, ये दोनों क्या है, गोविंद नेशनल पार्क के आसपास है। यहाँ वन्यश्राम गृह ओसाका तालुका, ये वन्यश्राम गृह है, बस ये बेसिक है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो संचालन है वो राजाजी नेशनल पार्क की करता है, जो क्या है, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, उसको भी यही कंट्रोल करता है, किसको, गोविंद को। अगला देखते हैं, तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसी के अंदर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6 नवंबर 1982 को। ये कहाँ पर था, आपका चमोली में। इसका पहले नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ में। नंदा देवी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, डब्ल्यू गार्डन। 1883 में नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करने के लिए गया था। इसका क्षेत्रफल अगर देखें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का 624.60 वर्ग किलोमीटर है, और 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे घोषित किया गया 1988 में। 1982 में नेशनल पार्क बना और 1988 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का ही ये पार्ट है। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसका पौराणिक महत्व भी है। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण के केदारखंड में इसे नंदन कानन कहा गया है, और कालिदास ने मेघदूत में इसे अलकापुरी कहा गया है। भौगोलिक स्थिति के देखें तो ये कहाँ पड़ता है, ये भी चमोली में पड़ता है। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3600 मीटर है, और इसके मध्य से इंपोर्टेंट फैक्ट है, पुष्पावती नदी प्रवाहित होती है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका 87.50 वर्ग किलोमीटर है, काफी छोटा है। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी क्या करा गया है, यूनेस्को में घोषित किया गया है 2005 में। 1988 में किया गया था नंदा देवी नेशनल पार्क को, और 2005 में फूलों की घाटी नेशनल पार्क को। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1982 में फूलों की घाटी नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में। पुष्पी विशेषताएं देखें तो फूल खिलने का समय यहाँ जुलाई से अक्टूबर के मध्य रहते हैं, यानी कि जब बारिश हो जाती है, मानसून का जो टाइम होता है उस समय यहाँ जाना प्रेफर करते हैं लोग। मानसून के जस्ट बाद, मतलब जैसे मानसून खत्म होता है लगभग, उस समय यहाँ लोग जाते हैं। सैकड़ों दुर्लभ अल्पाइन पुष्प प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और अगर इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है फ्रैंक एस स्माइथ को। फ्रैंक एस स्माइथ
1931 में ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश पर्वतारोही थे जो अपने साथी R.L. होल्ड्सवर्थ और एरिक सिम्पटन के साथ कहाँ गए थे, कामेट पर्वत की चढ़ाई करने गए थे। तो वहाँ रास्ते में क्या हुआ, इन्हें रास्ता भटक गए और ये कहाँ पहुंच गए, फूलों की घाटी पहुंच गए, और वहीं से इन्हें इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। और फ्रैंकिस स्माइथ ने एक बुक भी लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर, जिसमें ये क्या कर रहा, इन्होंने यहाँ के जो फूल हैं उनके बारे में वर्णन किया और इस घाटी की तुलना आयरलैंड से की और 250 प्रकार के पुष्प बीज अपने साथ ले गए, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ एक बॉटनिस्ट बोल सकते हैं, जॉन मार्गरेट लैंग आई थी 1939 में वनस्पति अध्ययन हेतु घाटी में आई और चट्टान से पैर फिसलने के कारण उनकी यहीं मृत्यु हो गई और यहीं इनकी समाधि भी है, जॉन मार्गरेट लैंग की। कहाँ, फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी के अन्य नाम क्या है, बैकुंठ घाटी, फ्यूडार घाटी, गंधमादन घाटी, पुष्पावली घाटी, फ्रैंक स्माइथ घाटी। और यहाँ अमेला और नटग्रास जो है ये खरपतवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे जो यहाँ के जो पौधे हैं यानी कि जो फूल हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैव विविधता के लिए इसे खतरा माना जा रहा है, अमेला या नटग्रास को, पॉलीगोनम जिसको बोला जाता है। अगला देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1983 में 1983 में, इसका मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड का प्रमुख हाथी एवं बाघ संरक्षण क्षेत्र है। इसके गठन के बारे में 3 वन्यजीव विहार थे, मोतीचूर, राजाजी और चीला, इनको मिलाकर राजाजी बना दिया गया। मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 में बनाया गया था देहरादून में। उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र भी माना जाता है, लेकिन अब ये राजाजी के अंदर आ गया। राजाजी वन्यजीव विहार 1948 में बनाए गए थे हरिद्वार में। चीला वन्यजीव विहार 1970 में बनाए गए थे पौड़ी गढ़वाल में। तो इन तीनों को मिलाकर 1983 में मोतीचूर, राजाजी और चीला को मिलाकर क्या बना दिया गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा 1983 में। इसका क्षेत्रफल देखें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर और 3 जनपदों में आते हैं, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। इसका नामकरण भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उन्हीं के नाम पर रखा गया। इनको राजाजी बोला जाता था, राजगोपालाचारी जी को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बोलेंगे तो कौन था, माउंट बेटन, जिसने माउंट बेटन प्लान लाया था, जिसके तहत इंडिया पाकिस्तान क्या होता डिवाइड हो गया था। टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया, अप्रैल 2015 में से देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया और उत्तराखंड का दूसरा। पहला कौन है, कार्बेट है 1973 में, दूसरा 2015 में राजाजी टाइगर रिजर्व। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये 1989 में 1989 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, उत्तरकाशी में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 2390.02 वर्ग किलोमीटर, 2390 याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषताएं देखें तो हिमालयी जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ दुर्लभ हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग और हिमालयी वन्यजीवों का आवास है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, यही क्या है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही एक भैरव घाटी है। भैरव घाटी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है, यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, भैरव घाटी में। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। एक पथिक क्या है, ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है 2017 से। गोविंद विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के ऑनलाइन प्रवेश के लिए पथिक है, ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली, एक तरीके से ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं पथिक के माध्यम से यहाँ जाने के लिए। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को हमने डिस्कस करा, अब इनको क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में 520.82 पौड़ी और नैनीताल में। गोविंद 1991 472.08 उत्तरकाशी में। नंदा देवी 1982 624.60 चमोली में। फूलों की घाटी 1982 87.50 सबसे छोटा चमोली में। राजाजी 1983 820.42 देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और पौड़ी में। गंगोत्री 1989 1989 में 2390 सबसे बड़ा उत्तरकाशी में। इस टेबल को आप बार बार देखेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला चीज देखते हैं, उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, 7 वन्यजीव अभयारण्य, जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं, जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षण क्षेत्र हैं, ये भी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की अपेक्षा मानव गतिविधि में यहाँ कुछ छूट होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई थी, घास काटना, सूखी लकड़ी एकत्रित करना, सीमित पारंपरिक गतिविधियां, ये सब चीजें होती हैं। और 7 वन्यजीव अभयारण्य का टोटल एरिया बताएं तो 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य। गोविंद वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभयारण्य बोल सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। इसका एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा, 485.89 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार है, टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है।
स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ और दाढ़ी वाला गिद्ध, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पाए जाते हैं। दाढ़ी वाला गिद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीयर्डेड वल्चर। स्नो लेपर्ड परियोजना जो है, हिम तेंदुआ परियोजना 1990-91 की है। उसी के तहत इसे संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था स्नो लेपर्ड के लिए। और यहाँ एक ट्रैक भी है, सांकरी तालुका ओसला हरकीदूंग ट्रैक यही मौजूद है। गोविंद नेशनल पार्क भी पड़ा था, उसी का आसपास का एरिया है गोविंद वन्यजीव विहार। अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार। 1972 में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ये कहाँ पड़ता है आपका? रुद्रप्रयाग और चमोली में पड़ता है। 975.20 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख वन्यजीव यहाँ कौन कौन से हैं? कस्तूरी मृग यहाँ पाया जाता है, हिम तेंदुआ और हिमालयी भालू यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। अगला है अस्कोट वन्यजीव विहार। 1986 में बनाया गया था वन्यजीव विहार और ये कहाँ मौजूद है? पिथौरागढ़ में मौजूद है। 599.93 वर्ग किलोमीटर यानी कि 600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहीं पाए जाते हैं। जो राज्य का हमारा क्या है? राज्य पशु भी है। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव विहार में। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और भरल यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। अगला देखते हैं सोना नदी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी पौड़ी गढ़वाल में। इसका एरिया कितना है? 301.18 वर्ग किलोमीटर यानी कि 300 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं मोटा मोटा। सोना नदी जो क्षेत्र है ये हाथियों और अन्य वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण एक गलियारा कॉरिडोर, जैसे एनिमल कॉरिडोर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रोड होती है, जैसे जनरली क्या होती है रोड में गाड़ियां चलती हैं, वैसे एनिमल्स का भी कॉरिडोर होता है जहाँ सिर्फ जानवर चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण गलियारा है सोना नदी। वैसे ये वन्यजीव विहार कौन सा? बिनसर। 1988 में इसे वन्यजीव विहार का दर्जा दिया गया था। अल्मोड़ा में मौजूद है और इसका एरिया कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ से हिमालय का जो चोटियां हैं उनका काफ़ी एक हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल पिक्चरस्क दृश्य दिखता है, इसलिए फेमस है। पक्षी प्रेमी यहाँ काफ़ी आते हैं यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए। बिनसर वन्यजीव विहार। अगला है मसूरी वन्यजीव विहार जो 1993 में बनाया गया था। मसूरी देहरादून में मौजूद है। 10.82 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 11 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका पुराना नाम क्या था? विनोग माउंटेन क्वेल अभ्यारण्य। ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। पहाड़ी बटेर यहाँ दुर्लभ पक्षी है जो यहाँ पाया जाता है, हिल क्वेल जिसको बोला जाता है। अगला है नंदौर वन्यजीव विहार। ये 2012 में बनाया गया था, सबसे लेटेस्ट। नैनीताल और चंपावत में इसका एरिया आता है। इसका क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किलोमीटर है। 269 वर्ग किलोमीटर, 270 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। ये हाथी और बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। बाघ और तेंदुए यहाँ पाए जाते हैं। तराई भाबर में पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नंदौर वन्यजीव विहार। अब वन्यजीव विहारों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गोविंद 1955 485 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी में। केदारनाथ 1972 सबसे बड़ा 975 रुद्रप्रयाग और चमोली में। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 599 पिथौरागढ़ में। सोना नदी 1987 301 पौड़ी गढ़वाल में। बिनसर 1988 47 वर्ग किलोमीटर अल्मोड़ा में। मसूरी 1993 10 वर्ग किलोमीटर 11 वर्ग किलोमीटर 10.82 देहरादून में, जिसको विनोग भी बोला जाता है। नंदौर 2012 269.95 नैनीताल और चंपावत में। उत्तराखंड के अब देखते हैं संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, रामसर स्थल और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। रामसर कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है इराक में एक शहर है जहां रामसर नाम की जगह है, जहां 1971 में कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि के लिए ही रामसर कन्वेंशन जाना जाता है। वेटलैंड्स के लिए ही रामसर स्थल जाना जाता है। अभी इंडिया में अभी कितनी 100 रामसर साइट घोषित हो चुकी हैं। 100 रामसर साइट है 2026 जून के हिसाब से। भारत 1982 में समझौते में शामिल हुआ था। अभी जो 100वीं रामसर साइट बनी है कौन सी बनी है? जयप्रकाश नारायण। ये भी पता होना चाहिए आपको। जयप्रकाश नारायण 5 जून को, इसी 5 जून को जयप्रकाश नारायण वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट, जयप्रकाश नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दर्जा दिया गया है। किसका? रामसर साइट का। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पड़ती है? यूपी में। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? 20 है। कहाँ है? तमिलनाडु में। उत्तराखंड में एक ही है। अभी देखेंगे आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्या है? उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, भारत का 38वां। अभी कितने हो गए हैं? 100 हो गए। 2020 में से घोषित किया गया था 38वां आसन को। ये कहाँ है? देहरादून में पड़ता है। यमुना नदी और आसन नदी के संगम पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.44 वर्ग किलोमीटर है। चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत ये आता है।
ये साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख आश्रय स्थल है और अनेक दुर्लभ जल पक्षियां भी यहाँ पाए जाते हैं। इसका उद्घाटन जो किया था आसन कंजर्वेशन रिजर्व का 14 अगस्त 2005 को APJ अब्दुल कलाम जी ने करा था। इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ही है सीतावनी संरक्षण रिजर्व 2012 में इसे घोषित किया गया था। 5.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया नैनीताल में पड़ता है। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व बाघ, हाथी, तितली और पक्षी संरक्षण के लिए फेमस है। इसका पुराना नाम क्या था? पवालगढ़ टाइगर रिजर्व, पवालगढ़ संरक्षण रिजर्व था, कंजर्वेशन रिजर्व था इसका नाम। अब 2024 से क्या कर दिया? सीतावनी संरक्षण रिजर्व। माँ सीता का प्राचीन मंदिर स्थित है यहाँ, वाल्मीकि आश्रम स्थित है और संरक्षण और देखरेख हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसमें की जाती है। सीतावनी संरक्षण रिजर्व, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। अगला है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये 2015 में इसे घोषित किया गया था। नैनीताल में पड़ता है। 111.91 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ लगभग 600 पक्षी प्रजाति पाई जाती हैं। ऐसे ही अगला है झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व। 2005 में से घोषित किया, हरिद्वार में है। 37.84 इसका एरिया है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध आर्द्रभूमि क्षेत्र है। बारहसिंगा के लिए फेमस है झिलमिल झील। तो उत्तराखंड के कंजर्वेशन रिजर्व अगर देखें तो कौन कौन से? आसन 2005 में 4.44 देहरादून में, झिलमिल 2005 में 37.84 हरिद्वार में, सीतावनी 2012 5.82 नैनीताल में, नैना देवी 2015 111.91 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में। ठीक है, क्विकली हमने इनको भी देख लिया। आगे देखते हैं नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो सिर्फ एक आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो कौन सा है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 5860 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जाता है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के जो ऊपर के हैं चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है, वहाँ इसका एरिया जाता है। इसी के अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? हिमालयी जैव विविधता का संरक्षण करना, दुर्लभ वनस्पतियों को जीवों को संरक्षण करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। फिर ऐसे ही गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, यानी कि जू की बात हो रही है, जूलॉजिकल पार्क की बात हो रही है। एक है आपका नैनीताल जू की बात हो रही है, सिंपली बस इतना है। 1995 में बनाया गया था। 4.693 हेक्टेयर इसका एरिया है। एक एरिया ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ जो जीव है तेंदुआ है, यहाँ एक बंगाल टाइगर भी है, रॉयल बंगाल टाइगर। मैं गया हूँ तो मैंने देखा है, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है, जंगली बिल्ली, भेड़िया और यहाँ रेड पांडा भी रखे गए हैं। जू में कभी जाइए, काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखने के लिए। ब्लैक बियर, तिब्बती भेड़िया, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। हिमालयी एवं उच्च पर्वतीय वन्यजीवों के संरक्षण और प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। अब उत्तराखंड में कुछ संरक्षण संकटग्रस्त जीव हैं, वन्यजीव हैं। कौन कौन से हैं? माउंटेन क्वेल, पहाड़ी बटेर, जो आपका मसूरी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पाया जाता है। सफेद पीठ वाला गिद्ध। ऐसे स्तनधारी में बारहसिंगा, भूरा भालू, उदबिलाव, हिम तेंदुआ भी काफी क्या है संकटग्रस्त में है। कस्तूरी मिर्ग के लिए तभी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए गए। तो अब देखते हैं कस्तूरी मिर्ग। सबसे पहला प्रोजेक्ट कस्तूरी मिर्ग परियोजना 1970 में चलाई गई थी। कस्तूरी मिर्ग संरक्षण के लिए उत्तराखंड का राज्य पशु है, ध्यान रखिएगा, ये परियोजना इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। पहला कौन था? कार्बेट था, ये हमने देखा। 1 नवंबर 1973 को टाइगर रिजर्व बन गया था कार्बेट। हाथी परियोजना 1992 में आई थी, हाथियों के संरक्षण के लिए। 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया था। गिद्ध संरक्षण के लिए 2006 में परियोजना लाई गई, गिद्ध संरक्षण के लिए। टाइगर वॉच 1991-92 की है, बाघों की निगरानी एवं संरक्षण के लिए। ऐसे ही महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन बनता है कहाँ है? बागेश्वर में। कब बनाए? 1974 में। इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी याद रखिएगा। अब कुछ एग्जाम बूस्टर, कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, कुछ पार्क बनाए गए हैं, कुछ एरियाज कंसिडर कराए गए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, फ्लोरा और फौना के लिए। तो उनको देखते हैं क्विकली। भारत का प्रथम बुरांस पार्क कहाँ है? मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ में। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देववन चक्राता। इन ये जो है ना, ये क्विक सीट जो एग्जाम बूस्टर जो सीट है, इससे क्वेश्चन बने, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। भारत का प्रथम फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में मौजूद है। उत्तराखंड का प्रथम मॉस गार्डन खुरपाताल नैनीताल में है। मॉस, ध्यान रखिएगा, मॉस गार्डन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन एक है माणा गांव चमोली में, जिसे भारत का पहला गांव भी बोला जाता है। पहले लास्ट गांव बोला जाता था, पहला गांव बोला जाता है। यहाँ वही इसी
के आसपास वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मतलब इन्हीं गाँव के लिए बेसिकली जो बॉर्डर इलाके हैं चाइना से लगते हैं उत्तराखंड में, वहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 भी चल रहा है, ये 1 तो हो चुका है, अब 2 चल रहा है अभी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ है? देहरादून जू। देहरादून जू के अंदर जाएंगे तो वहाँ एक कैक्टस की एक नर्सरी है, वही सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है, काफ़ी अच्छा जो है देहरादून का भी, वहाँ देखिएगा। सुरभि वाटिका, सुरभि वाटिका यानी कि एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं नैनीताल में मौजूद है। सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन बोला तो वह है लाल कुआं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एरोमेटिक पार्क, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। एरोमेटिक अगर पार्क की बात आएगी, ये गार्डन है नॉर्मल छोटा सा एरिया। एरोमेटिक पार्क, एरोमा पार्क, एरोमेटिक पार्क भी नहीं, एरोमा पार्क है आपका काशीपुर में, ध्यान रखिएगा। काशीपुर में एरोमा पार्क है जो आपका इंडस्ट्री के पर्पज से बनाया गया है, इंडस्ट्री के पर्पज से। और एरोमेटिक गार्डन जो है ये एक तरीके से देखने के हिसाब से लाल कुआं में नैनीताल में, और एरोमेटिक पार्क जो है ये काशीपुर उधम सिंह नगर में है। एरोमा पार्क, एरोमेटिक नहीं, एरोमा पार्क है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का प्रथम मगरमच्छ पार्क खटीमा उधम सिंह नगर में। भारत का सबसे बड़ा पॉलिनेटर पार्क परागकण पार्क ये बनाया गया हल्द्वानी में। राज्य का प्रथम डायनासोर पार्क भी बनाया गया हल्द्वानी में। भारत का प्रथम घास संरक्षण केंद्र बनाया गया द्वारसो रानीखेत में। ऐसे एक रामायण वाटिका भी बनाई गई है। रामायण वाटिका कहाँ बनाई गई है? ये भी बनाई गई है आपकी हल्द्वानी में, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है। इस तरीके से हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।